हम मौजूद आज बाढ़ विधानसभा क्षेत्र और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की हम बातचीत करें। हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। आज हमारे साथ खास मेहमान और खास बातचीत में कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर, पूर्व विधायक बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से। 50 से ज्यादा प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं और बड़ी मारामारी है कांग्रेस में टिकट को लेके, और सभी शाम रात को सोते हैं भावी विधायक बनके। कर्नल रघुवीर छिल्लर और पूर्व विधायक कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए मुन्ना साहब, सबका अधिकार है। 60 ने प्रस्ताव दे रखा है, उनका अधिकार है प्रस्ताव देना। लेकिन जो मैं मानता हूं कि मैं बहुत ही सशक्त उम्मीदवार अपने आप को मानता हूं। आप विधायक रहे यहाँ से, तो उस समय आप कितने खरे उतर पाए बाढ़ जनता की आशाओं पे, या फिर आप आशाओं पे खरे नहीं उतरे बाढ़ की जनता पे? मैंने राज में रहते हुए अपनी छवि को कभी दाग नहीं लगने दिया। वो लोग जो है उनकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, और आज वो मेरे को जब मैं हल्के में जा रहा हूँ, कल भी परसों में, वो एक ही बात कहते हैं कि कर्नल साहब टिकट ले आओ, आपका चुनाव हम लड़ेंगे। कर्नल रघुवीर छिल्लर को अगर टिकट नहीं मिलती है तो कर्नल साहब निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे, या फिर कांग्रेस में ही रहेंगे? क्या लगता है? और आज भी मेरी वही स्थिति है। यदि मेरे को टिकट नहीं भी मिलती है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, हल्के के साथ। और मैं क्योंकि यदि एमएलए बनेगा तभी राज आएगा। यदि एमएलए नहीं होगा तो कांग्रेस का राज कैसे आएगा? और राज आएगा तो तुम सेवा वैसे बगैर एमएलए भी कर सकते हो। लेकिन आप चौटाला पार्टी से थे, चौटाला पार्टी ने अच्छा खासा मान सम्मान दिया था आपको, और जो समस्या की घड़ी आई, जब कहीं ना कहीं आप चौटाला पार्टी को टाटा और बाय बाय कह के चलते बने। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं चौटाला साहब के साथ खड़ा था, आज भी चौटाला के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जब उसका बेटा और पोता है उसको धोखा दे दिया, उस पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं तो 19 में उनका राज आ जाता। 19 में जनता को कसूर नहीं दे सकते कोई भी, ना कोई उनके एमएलए नेता रहे उनको कसूर दे सकता है। वो परिवार अपने आप ही डाउनफॉल में गया है, किसी दूसरे को नहीं दे सकता। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता या हरियाणा में एक बात चल रही है, सबसे सुरक्षित सीट है, बड़ी आराम से जीत जाएंगे। आपको लगता है सही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस का जीतना इतना आसान नहीं आ सकता? बिल्कुल राजनीतिक हल्का है ये, और ये किसी भी टाइम पर किसी कैंडिडेट को ऐसे सुरक्षित नहीं मान सकते। आप जन क्या सोचते हो कि 27,000 वोट से दान सिंह लीड कर गया, ये कोई दान सिंह की पर्ची थी? नहीं, ये तो बीजेपी के खिलाफ जनून था लोगों का, उस जनून के हिसाब से दी। चुनाव के समय तो ही गांव में गए हैं आप लोगों के पास, मैं और 5 साल घर पे बैठे रहे आराम से। अब आपको वोटों की जरूरत है तो कर्नल साहब चल पड़े। मैं 96 से हटाया तब से लेकर आज तक, यही तो एक रिकॉर्ड है, यही एक जनता मानती है कि कर्नल हर सुख दुख में हमेशा हाजिर रहा है। कभी अपने घर नहीं बैठा, हारने के बाद घर नहीं बैठा, जीतने के बाद घर नहीं बैठा। यही तो एक चीज कमाई है मैंने, और उसी कमाई के ऊपर मैं कहता हूँ कि बाढ़ क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास है। वो आश्वस्त है टिकट को लेकर? हाँ जी, मैं तो आश्वस्त हूँ, 99% में आश्वस्त हूँ कि हाईकमांड जरूर मेरे को चाहता है। अभी नैना चौटाला है, क्या लगता है वो आपकी आशाओं पे खरी उतरी है पहले? अभी वो तो बिल्कुल ही नहीं खतरी उतरी। जाते हुए तो मैंने 2020 में छोड़ दिया। तो जिताया तो आपने ही था। जिता 2020 में छोड़ दिया। मैं दिन से मिला था, और मैंने जो इनको कहा कि आप दोनों यहाँ फेल हो रही हैं, आप इनको रहने दो, उनको मने नहीं कि उनको एक ही चीज थी जो धन इकट्ठा करना, वो मेरी फितरत के खिलाफ थी। आपको टिकट मिल भी जाएगी तो जीत इतनी आसान समझते हैं कि बीजेपी बहुत ही हाई लेवल की बड़े ग्राउंड जीरो से काम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बाढ़ विधानसभा क्षेत्र और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की हम बातचीत करें। हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। किसके सिर पे होगा ताज और कौन बनेगा यहां ताजपति, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान और खास बातचीत में कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर, पूर्व विधायक बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से।
खास बातचीत में बने हुए हैं। कई विषयों पे इनसे बातचीत करेंगे और बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। मोना साहब, आपका और न्यूज 24 का बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत राम राम। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा, 50 से ज्यादा प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं और बड़ी मारा मारी है कांग्रेस में टिकट को लेके, और सभी शाम रात को सोते हैं भावी विधायक बन के। तो कर्नल रघुवीर छेलर और पूर्व विधायक कहाँ खड़ा पाते हैं इस आपाधापी में, इस भागदौड़ में? सब दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं और सब कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं। रात को कईयों से बात होती है, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल जीते हुए हैं, हमें टिकट भी मिल चुकी है। तो फिर आप भी टिकट की लाइन में हैं, सशक्त दावेदारी आपके टिकट को लेके। देखिए मुन्ना साहब, सबका अधिकार है। 60 ने प्रस्ताव दे रखा है, उनका अधिकार है प्रस्ताव देना। लेकिन जो मैं मानता हूं कि मैं बहुत ही सशक्त उम्मीदवार अपने आप को मानता हूं, क्योंकि जब से मैं फौज में आया, अफसर बना, तब से लेकर के और रिटायर हुआ तब तक मैं बारडा क्षेत्र के लोगों के समाज के बीच में रहा हूं, उनको भर्ती कराने में और सब मेरा सहयोग रहा है। और रिटायरमेंट 96 में आने के बाद और आज तक मैं लगातार बारडा की जनता के संपर्क में रहा हूं और जो भी मेरे से सेवा हो सकी मैंने उनका किया है। और मैं ये मानता हूं कि आज बारडा क्षेत्र की जो जनता की भावना है वो मेरे साथ खड़ी है। किस लिए खड़ी है कि उनका विश्वास मेरे अंदर है। मैंने जब भी मैं चेयरमैन रेगुलेटरी कमीशन था, उस टाइम पे बारडा क्षेत्र के अंदर सभी, जैसे मगडाना पावर हाउस है, जोजो पावर हाउस है, कादमा पावर हाउस है, बडरा उसको नंदा पावर हाउस है, जो भी मैंने पावर हाउस बनवाए उनको अपग्रेड करवाया। जो भी उनकी समस्याएं होती उन समस्याओं को हल करने में आगे तत्पर रहता था। कर्नल साहब, आप कांग्रेस से उम्मीदवारी ठोके हुए हैं, अपनी दावेदारी आप भी कहते हैं मैं आश्वस्त हूँ, सबसे सशक्त दावेदारी बता रहे हैं। तो चलो टिकट मिल भी जाती है, आप पहले कर्नल रहे हैं, फिर आप सीधा आप विधायक रहे यहाँ से। आप जब उस समय विधायक थे, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बारडा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको वोट देगी, एक बार मत वोट दे चुकी है आपको, आपके सिर पे ताज पहना चुकी है। तो उस समय आप कितने खरे उतर पाए बारडा जनता की आशाओं पे? और उसके बाद जो आपके बाद जो यहाँ विधायक बने हैं, उनमें कहाँ कमी रही? वो आपसे अच्छे बने या फिर आप सबसे बेस्ट बने जब तक के आपके बराबर कोई काम नहीं करो, या फिर आप आशाओं पे खरे नहीं उतरे बारडा की जनता पे? जब मैं विधायक था, मैं अपोजिशन पार्टी में था, सरकार के साथ नहीं था। जब सरकार के साथ था उस टाइम पर मैंने बताया कि बिजली के जितने भी कार्य थे, जितने भी पावर हाउस को अपग्रेड कराना, नए पावर हाउस बनाना, नई लाइन बिछवाना और जो भी कार्य थे मैंने उनके किए और उसके लिए जनता बड़ी खुश है। दूसरा, जब मैं विधायक रहा तो मैं अपोजिशन में था, लेकिन अपोजिशन में भी होते हुए मैं रोजगार तो नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने रोजगार दिए। मैंने उस टाइम पर 2 स्पेशल रिक्रूटमेंट भर्तियां कराई झुंझुनू के अंदर, और उनके अंदर 1000 बच्चे भर्ती होते, जिसमें 1000 में से 500 जो है वो अपने बारडा क्षेत्र के थे, बारडा के बिलोंग करते हैं। 500 बच्चों को परिवारों में एक नौकरी दिलवाने का काम मैंने किया था। और दूसरा रहा फौजियों के हिसाब किताब से, मैं उनको 2 कैंटीन खुलवाई CSD, एक बारडा में एक जोजो में, ताकि उनको वो जो सेवाएं हैं उनके घर के डोर के ऊपर मिल सके। और ECHS खुलाने का मेरा काम रहा। तो उसके बाद में भी जब भी कभी कोई काम हुआ, चाहे बिजली का हो, क्योंकि मैंने अपने संपर्क जो विभागों के साथ ऐसा रखा कि आज भी यदि मैं किसी को टेलीफोन करता हूं तो मेरे कार्य करते हैं। तो लोग जो है उनकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और आज वो मेरे को, जब मैं हल्के में जा रहा हूं, कल भी परसों में, वो एक ही बात कहते हैं कि कर्नल साहब टिकट ले आओ, आपका चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे वो फौजी है चाहे बिना फौजी है। तो उनकी भावनाएं जो जुड़ी हुई मेरे साथ, और उनको पता है कि भी कर्नल साहब अपनी दिल से कैसा ईमानदार सोच छवि का है। छवि भी मैटर करती है इसमें मुन्ना साहब, जिसकी छवि को मैंने राज में रहते हुए अपनी छवि को कभी दाग नहीं लगने दिया। ठीक है, एक उंगली सर मान लेते हैं आपकी बात। कैप्टन, कर्नल से रिटायरमेंट फिर आप विधायक बन गए, तो कुछ कुर्सी की ललक, कुर्सी की चाह बहुत ज्यादा लगती है आपको, कुछ ऐसा लगता है? पहले फौज में आपने राज किया, सबसे हॉट सीट पे, सबसे बड़ी सीट पे आप थे, फिर यहाँ बाढ़ आके जनता ने आपको ताज पहना दिया, फिर पूरी जनता दनादन। अब आपको ऐसा लगता है आपको कि कर्नल रघुवीर छेलर अकेला रहना पसंद नहीं करता, जनता आए,
सर सलूट मारे, नमस्ते साहब, पैरों में झुकी रहे और काम करें, किसी का ना करे। ये जनता चारों तरफ बाहर इकट्ठी करके, क्योंकि नेताओं को नींद जब भी आती है जब घर पे 1000 आदमी नहीं आ जाते जब तक। तो ऐसा तो नहीं है ये मेरे केस में हम राज करते करते ही मरेंगे और राज करते करते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फौज में भर्ती और अफसर बना तब भी देश की सेवा के लिए लगा था, और उसमें रिटायर होने के बाद में भी मैं समाज के अंदर इसलिए समर्पित हूँ क्योंकि मैं ताकि उनकी सेवा कर सकूं, और सेवा भावना से ही मैं राजनीति में आया था और मैंने उसी भावना को कायम रखा है। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ आपको कि उसी वजह की वजह से लोग जो है ना मेरे प्रति विश्वास रखते हैं, और मुझे लगता है कि मैं जो यदि हाईकमांड मेरे को टिकट देती है तो मेरे को भारी मत से हल्का जिताएगा। अजी यहाँ विधायक बने क्यों आप आगे? आप पहले 50 साल 60 साल जितनी भी आपकी सर्विस थी अच्छी खासी करके आए आप, तो घर पे आके अच्छी खासी आपकी लाइफ थी, लग्जरी, आराम से जीते, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते अपनी लाइफ को, और आते ही आप विधायक बन गए। फिर कहीं मुन्ना साहब, जो लाइफ है ये संघर्षशील है। जितना आप संघर्ष करोगे, समाज के बीच में रहोगे। हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि रिटायरमेंट आने के बाद में अपने घर में बैठो, आराम करो, तो आराम तो हराम है। गांधी जी ने भी कहा था आराम हराम है, तो इसलिए आराम हराम है। तो आप जो नहीं समाज के अंदर जुड़ जाओगे तो आपको समाज के कार्य करते रहोगे, और उसी स्कीम के तहत मैंने काम किया लोगों का, और मैं मानता हूँ उसी विश्वास है, मेरा पूरा भरोसा है बारडा क्षेत्र की जनता के ऊपर कि वो मेरे साथ खड़े मिलेंगे। आज 20,000 फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन, और एक्स सर्विसमैन जो है ना, वो पहले भी एक्स सर्विसमैन, जब मैं रिटायरमेंट होने के बाद 2 चुनाव लड़े, मेरे साथ खड़े थे, आज भी मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं उनके कल्याणकारी काम करता रहा हूं और करूंगा, और वो विश्वास है उनके अंदर कि हमारा जो कर्नल साहब है वो हमारा देखभाल करेगा, हमारे हितों की देखभाल करेगा, हमारे बच्चों को रोजगार लगवाएगा। और वो सैनिकों के नहीं बल्कि जो है हर एक को ये विश्वास है कि यदि कर्नल साहब आएगा तो रोजगार भी दिलाएगा, शिक्षा को भी उन्नति करवाएगा, हॉस्पिटल की भी जो सुविधाओं को ठीक कराएगा, मतलब हर काम को ठीक तरीके से हैंडल करने के लिए वो मेरे को सक्षम मानते हैं। सर बहुत अच्छी बात, आप सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा की, यहाँ विधायक बनाया। बारडा विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। लगता है आपको इतना आशीर्वाद किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को मिल नहीं पाता जितना आशीर्वाद आपको दिया है। सीधा फौज से आते ही आपको आंखों पे बैठा लिया, पलकों पे बैठा लिया बारडा की जनता ने। ये मैं आप मानता हूँ आपको, बारडा क्षेत्र का मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, लेकिन बारडा क्षेत्र को लोगों को भी ये विश्वास है कि मैंने कभी उनको निराश नहीं होने दिया। तो मेरे पास जो भी आदमी आया है कभी निराश होकर के नहीं गया, चाहे मैं जब चेयरमैन रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन था तब हो, चाहे विधायक हो, चाहे बिना विधायक हो, जब भी कोई आता है मेरे पास तो निराश होकर के नहीं जाता। मैं 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। सर टिकट नहीं मिली 50 लोगों में आपको, कर्नल रघुवीर चिल्लर को अगर टिकट नहीं मिलती है तो कर्नल साहब निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे या फिर कांग्रेस में ही रहेंगे, क्या लगता है? 2000 के अंदर मेरी टिकट फाइनल थी नलुस, लास्ट मिनट पर रणबीर बंदौला को मिली थी, हम उसके साथ खड़े रहे। बारडा क्षेत्र के अंदर आप एक भी ऐसा आदमी नहीं कहेगा कि कर्नल साहब ने उसकी मदद नहीं करी या किसी को ये कहा कि उसको वोट मत दो रणबीर बंदौला को। और आज भी मेरी वही स्थिति है, यदि मेरे को टिकट नहीं भी मिलती है मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, हल्के के साथ। और मैं क्योंकि यदि एमएलए बनेगा तभी राज आएगा, यदि एमएलए नहीं होगा तो कांग्रेस का राज कैसे आएगा? और राज आएगा तो तुम सेवा वैसे बगैर एमएलए भी कर सकते हो। 50 से ज्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कई लोग छोड़ के जाने वाले हैं टिकट करते ही, तो रघुवीर चिल्लर कर्नल साहब का क्या भरोसा है, साथ रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं अपने पोस्टर बदले मिलेंगे और पार्टी से किसी से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कर्नल साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के रहेंगे, किसी दूसरे के पोस्टर नहीं लगाएंगे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसकी मदद करेंगे, उसके साथ खड़े। अब आप यहाँ दादरी बैठे हैं और कई लोग आला दरबार में चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, उनके गॉडफादर बैठे हैं किसी का, आप एक फौजी ठहरे, सीधे साधे फौजी बहुत शरीफ होते हैं, तो आपको लगता है ये चाणक्य वो जमाना दूसरा जब आपने चुनाव लड़े और सर ये जमाना दूसरा आ गया अब, और इस जमाने में
आप इतनी आश्वस्त हैं टिकट मिलेगी, सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं, और लोग अपनी दावेदारी दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते से 10 दिन से वहां पड़े अपने बोरिया बिस्तर लेके, और आप यहाँ जनता के बीच में बैठे हैं, तो डर नहीं लगता कभी मुन्ना साहब कर्नल साहब की टिकट कट जाए, कहीं मिले ही ना, किसी नंबर ही ना आए? आप ऐसे है मुन्ना साहब, यदि सर्वे पर जाएंगे, हल्के की आवाज पर जाएंगे, और यदि वो सोचेंगे कि भी कौन सशक्त उम्मीदवार है, उसका मूल्यांकन करेंगे, उस हिसाब से मैं आश्वस्त हूं कि हाईकमांड मेरा नाम कंसिडर करेगी। लेकिन आप चौटाला पार्टी से थे, चौटाला पार्टी में अच्छा खासा मान सम्मान दिया था आपको, और जब समस्या की घड़ी आई, जब कहीं ना कहीं आप चौटाला पार्टी को टाटा और बाय बाय कह के चलते बने। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं चौटाला साहब के साथ खड़ा था, आज भी चौटाला के साथ खड़ा हूं, लेकिन जब उसका बेटा और पोता है उसको धोखा दे दिया, उस पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं तो 19 में उनका राज आ जाता। 19 में जनता को कसूर नहीं दे सकते कोई भी, ना कोई उनके एमएलए नेता रहे उनको कसूर दे सकता है। वो परिवार अपने आप ही डाउनफॉल में गया है, किसी दूसरे को नहीं दे सकते। तो आपको कर्नल और फिर विधायक और फिर दोबारा से विधायक की दौड़ में आप, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि युवा पीढ़ी को भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए, उनका भी आशीर्वाद मिल जाए, वो भी कोई देखिए, युवा पीढ़ी ऐसे सक्षम है तो उसको जरूर मौका देना चाहिए। वो तो हाईकमांड ने देखना, कांग्रेस की हाईकमांड ने देखना, लीडर ने, नेताओं को देखना है जिताओ कैंडिडेट कौन है। ये तो हर एक को ललक होती है कि मैं एमएलए बनूं, 60 है, 60 के 60 को ललक है कि मेरे को टिकट आए जी। तो वो तो ये देखना उनको भाई कौन टिकाऊ है और कौन जीत सकता है। तो जीतने वाले कैंडिडेट को देंगे तो उसको टिकाऊ होगा, वो देंगे, या वो पाला बदलने वाले को नहीं, शायद वो नहीं दे। किसी को लगातार 3 बार हार गए वो ना दे। मैं तो 3 बार, मैं तो 1 दफा हारा हूं जब भी 30,500 वोट ली थी। अभी राहुल गांधी ने बोला है कि हम सर्वे के आधार पे टिकट देंगे, और सर्वे के साथ साथ जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। जो शादी के घोड़े थे वो शादी में जाएंगे, रेस के घोड़े रेस में लगेंगे। पहले ऐसा नहीं था कांग्रेस में, रेस वाले शादी में और शादी वाले यहाँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाती। उधर दीपक वारिया, उनका भी बयान आया है, सजा याफ्ता जो हैं या फिर जिन पे एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जिनके ऊपर केस दर्ज है, उनको टिकट नहीं देंगे हम। तो क्या लगता है कर्नल साहब आपने जो, हम तो जो है ना उनके हर एक कालबूत में फिट बैठते हैं। हमारे पास न तो कोई केस लगा हुआ है, न कोई आरोप है। जहां तक संघर्ष की बात है, मैं तो बारडा के अंदर जब डोर टू डोर कर रहा था, एक नेता आकर के बोला कि कर्नल साहब क्या कर रहे हो, दोपहर का टाइम था, 2 बजे होता है। मैं अभी संघर्ष कर रहा हूँ, आप संघर्ष कर लो। हमारी पार्टी का था, वो आप भी संघर्ष कर लो, मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष करने वाला कभी फेल नहीं होता। आप भी, चाहे बच्चा हो, बच्चा पढ़ाई करता है, यदि वो अच्छी तरह से पढ़ता है, संघर्ष करता है तो जरूर पास होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी राहुल जी ने बोला वो ठीक बोला है, और उसी बिना के ऊपर मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि जरूर मेरे को चांस देंगे। जब आप विधायक थे, पूर्व विधायक, आप बड़ा अच्छा सुनहरा मौका था आपके पास, माया, आप कमा नहीं पाए, अपने मौका गवा दिया उस समय। नहीं तो आप अच्छा खासा अरबपति होते, आपके पानी के जहाज चलते समुद्र में, 500 बसें होती आपकी। मुन्ना साहब, जब मैं अफसर बना था, मेरा पिताजी स्वर्ग में हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी कि बेटा किसी का पेट मत काटना, तेरी कल में ताकत आ गई है, और ईमानदारी से काम करना। और ये जब मैं रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बना, आज चौधरी बंशीलाल स्वर्ग में है, सुरेंद्र जी गुजर गए थे, मैं वहाँ खड़ा था, तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन आए हैं। उन्होंने कहा अभी कमीशन तो मैंने खोला था वहाँ जी, बोले इलाहाबादी तो बड़ा ईमानदार था, मेरा जो मन लगाया था। मैं चौधरी साहब आप देखेंगे, हम उसका भी नंबर काटेंगे, आपको ईमानदारी मिलेगी सब। लेकिन आपको दुख नहीं होता? लेकिन आज वो नहीं है। आपको दुख नहीं होता कभी? क्या नेता के बेटे बहुत बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, आज बड़े बड़े उनके बिजनेस, बहुत बड़े बड़े देश और विदेशों में, आपके बच्चे टीचर की नौकरी कर रहे हैं, आपको कभी दुख नहीं होता? आपने इतना अच्छा खासा मौका गवा दिया, क्योंकि वो बड़ा बिजनेसमैन होते, वो भी बड़ी गद्दी पे वो भी राज करते, आज वो भी चुनाव लड़ते। ना तो आपने कभी अपने बेटों को आगे किया, ना उनके लिए कोई बिजनेस सेट किया। अच्छा खासा, लोग कहते हैं अच्छा खासा मौका था आपके पास। तो मेवा लोगे, फिर ईडी भी पीछे लग जाएगी। जब न तो ईडी है न पीडी है, जो शांति से नींद आती है सुबह, कोई चिंता नहीं है,
किसी चीज की चिंता नहीं है। तो बच्चे कभी कहते नहीं आपको? बच्चा नहीं, बच्चे तनख्वाह ले रहे हैं, हम तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। नहीं, बच्चे ये नहीं कहते आपके अच्छा सुनहरा मौका था, आप जब कर्नल से रिटायरमेंट हुए, विधायक बनाए, उस समय हमारे लिए बहुत बड़े एम्पायर खड़ा कर सकते थे, हमारे नीचे भी 10-20 हजार आदमी काम करते, हम उनको सैलरी देते, आज वो खुद सैलरी नौकरी कर रहे हैं। आज वो, आप ये तो मानोगे, जो परिवार होते हैं और उस परिवार की जो मुखिया होते हैं, उसका जो बच्चों का परिवेश होता है, तो उससे अपने बाप से ही तो कुछ सीखते हैं। तो उन्होंने हमेशा सीखा है कि ईमानदारी, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि आपने ईमानदार हो और अपने कर्तव्य को ठीक निभाते हो और ईमानदारी से, तो आपको जनता बिल्कुल विश्वास रखेगी। मैंने उस माया की तरफ कभी सोचा नहीं कभी गया। मेरे पिताजी के पास तो कोई पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी को जब मैं रिटायर हुआ तो उस टाइम जब गांव में घूमने लगा तो मेरे को एक ही बात कहते थे, बोला जी आप वो फौज में थे, हरकुल का छोटे वाला बेटा हो? हाँ जी, छोटे वाला बेटा हो। तो वो नाम कमाया हुआ था हमारे पिताजी ने ईमानदारी का, तो हमने वही कमाया। तो सर कभी बेटों को राजनीति में लेके नहीं आए आप खुद राजनेता, कि हर राजनेता चाहता है मैं मेरे बेटों को आगे करूं। अब अभी टिकट मांग भी रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के लिए, धर्मवीर अपने बेटे के लिए, राव इंद्रजीत अपने बेटे के लिए, राव दान सिंह अपने बेटे के लिए, सभी अपने अपने बेटों के लिए कर रहे हैं। बेटों को लिए कर लें। आपने अब कहा नहीं मेरे बेटा भी अभी फॉर्म भरेगा, हम भी चुनाव में, तो वो सक्षम होंगे मेरे बाद में अपने आप आगे बढ़ा लेंगे इसको, और नहीं बढ़ाएंगे तो ठीक है, उनको नौकरी मिली, पेंशन मिल जाएगी, वो तो अपना रास्ता चुन लेंगे। मैंने भी तो अपना रास्ता चुना है, पूरे कर्नल से आकर के रिटायर होकर के। मैं भी तो जैसे आप पहले कहते आराम से कर्नल से बैठते, तो मैंने भी अपना रास्ता चुना, वो भी अपना रास्ता चुन लेंगे। कर्नल साहब बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच चलो बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या लगता है आपको? वो जमाना में फिर कहता हूँ दूसरा था, ये दूसरा है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, अब मानते हो क्रांतिकारी भूमि है, क्योंकि वहां से मनसाराम राजा जी का चौक पे, उस पे चारों तरफ नेम प्लेट लगी है, जो क्रांतिकारी लोग रह चुके हैं। अब की बार चुनाव कुछ अलग तरीके का होने वाला है, और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता या हरियाणा में एक बात चल रही है, सबसे सुरक्षित सीट है, बड़ी आराम से जीत जाएंगे। आपको लगता है सही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस का जीतना इतना आसान नहीं? यहाँ से क्या बाढ़ की जनता जो ना, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ये इतना राजनीतिक है, 90 के बिल्कुल राजनीतिक हल्का है ये, और ये किसी भी टाइम पर किसी कैंडिडेट को ऐसे सुरक्षित नहीं मान सकते। आप जो क्या सोचते हो कि 27,000 वोट से दान सिंह लीड कर गया, ये कोई दान सिंह की पर्ची थी? नहीं, ये तो बीजेपी के खिलाफ जनून था लोगों का, उस जनून के हिसाब से दे दिया। तो एमपी के चुनाव दूसरे थे, एमएलए के चुनाव दूसरे होंगे, तो ये तो सिर्फ जिसकी छवि ठीक है, जिताऊ कैंडिडेट को देंगे तभी पार पड़ेगी। 90 के 90 हल्कों में तो बाढ़ा भी नहीं। कांग्रेस की थोड़ी सी चूक महंगी पड़ सकती है बाढ़ा से भी, अगर गलत कोई टिकट किसी को, किसी भी पार्टी को यदि गलत चलेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जहां भी चूक होगी वो धोखा खाएंगे, खाए हैं पहले भी खाए हैं। तो इतने श्योर, इतने आश्वस्त और कॉन्फिडेंस कांग्रेस को होना दुखदायी हो सकता है बाढ़ा से, और कॉन्फिडेंस 27,000 वोटों को लेकर अगर कोई सोचे, और कॉन्फिडेंस तो किसी भी सीट को ले लो, चाहे बारडा से और कॉन्फिडेंस को लेगा तो भी हो सकता है, कि दूसरी सीट का लोगे तो भी हो सकता है, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी झज्जर, रोहतक, सोनीपत पहले भी कांग्रेस की, अभी भी कांग्रेस की, यदि वहां भी कोई और चूक हो जाए तो वहां भी हो सकता है, तो वहां भी विनिंग कैंडिडेट को देना पड़ेगा। तो विनिंग कैंडिडेट को जब तक नहीं देंगे तो कुछ भी हो सकता है। कितने गाँव में दौरे कर चुके हो आप लगभग अभी जो चुनाव के लेके, या फिर चुनाव के समय तो ही गांव में गए हैं आप लोगों के पास, और 5 साल घर पे बैठे रहे आराम से? अब आपको वोटों की जरूरत है तो कर्नल साहब चल पड़े, अपना बोरिया बिस्तर उठा के लोगों को इंप्रेस करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, वादे करेंगे, और वो वादे 5 साल में पूरे होने नहीं है, अपना पीरियड आराम से पूरा हो जाएगा। नेता यही कर रहे हैं हिंदुस्तान के, आज कर रहे होंगे, लेकिन मैं 96 से रिटायर तब से लेकर आज तक यही तो एक रिकॉर्ड है, यही एक जनता मानती है कि कर्नल हर सुख दुख में हमेशा हाजिर रहा है। कभी अपने घर नहीं बैठा, हारने के बाद घर नहीं बैठा, जीतने के बाद घर नहीं बैठा, एमएलए बनने के बाद घर नहीं बैठा। यही तो एक चीज कमाई है मैंने, और उसी कमाई के ऊपर मैं कहता हूं कि बाढ़ क्षेत्र की जनता का पूरा विश्वास है मेरे अंदर। तो ये विश्वास काफी मेहनत से बनाया आपने? हाँ, तो मैं उसको कभी मेहनत और संघर्ष किया हुआ कभी फेल नहीं होता है। तो क्या लगता है अभी आप घर घर डोर टू डोर लोगों से मिल रहे होंगे, उनका रिएक्शन क्या होता है? चेहरे पे क्या मतलब लोग
मैं घर घर क्या जा रहा हूँ, मैं अगली जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से वो एक ही बात कहते हैं कि भी कल साहब आप टिकट लेकर के आओ, आपका चुनाव तो हम लड़ लेंगे, आप क्यों इधर घूम रहे हो, दिल्ली दरबार में जाओ, दिल्ली दरबार में जाओ। तो मैं मानता हूँ गुजरात दिल्ली दरबार में एक आध बजाय आपने, ठीक है, नेता से अवगत करा दिया तो ठीक है, बार बार जाने से कोई फायदा नहीं होता। वो आश्वस्त है टिकट को लेके? अजी मैं तो आश्वस्त हूँ। तो आप मानते हैं? मैं 99% आश्वस्त हूँ। देखो 1% तो जो है ना वो नहीं कह सकते किसी टाइम पर, बिकॉज ये प्रोसेस लंबा है। नीतिवाल नेता कहेंगे, स्क्रीन कमेटी डिसाइड करेगी, फिर उसको हाई कमांड के पास जाएंगे, पार्लियामेंट बोर्ड के पास जाएंगे, तो लंबा प्रोसेस है। लेकिन 99% मैं आश्वस्त हूँ कि हाई कमांड जरूर मेरे को चांस देगी। कल साहब ऐसी क्या टीस रहेगी? दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं आप कांग्रेस से और आपका पैनल में नाम भी है, तो 30 नहीं है तो टॉप 3 में आपका नाम मैं सुन रहे हैं, आपका टॉप 3 में नाम आए। मैं मुन्ना साहब, हाँ। कि उस समय ऐसी क्या टीस रहेगी? वो बदल नहीं पाया। उस टाइम सरकार नहीं थी, और सरकार नहीं थी तो उस टाइम पर एक टीस रहेगी, यदि सरकार के अंदर विधायक होता है, वो ईमानदारी से वो काम करना चाहता हूं मैं हल्के के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि हमारा कोई प्रतिनिधि था और एक ईमानदारी से इतना काम किया, और ताकि आने वाले वो प्रेरणा ले युवा पीढ़ी कि तुमको मौका मिले। तो आपको लगता है जैसे अभी चौधरी बंशीलाल ने मेरे को पहले वाले चेयरमैन के लिए कहा था, कितना ईमानदार था, माचो साहब ऐसे ही मिलेगा आपको मेरा भी। तो आपके बाद जो नेता है, कौन सा ऐसा नेता जिसको आप चाहते हो, जो खरा उतरा हो आपकी आशाओं पे, आपके विधायक के बाद? वो मैं खुद अपने लिए मांग रहा हूँ। नहीं, जो अभी नैना चौटाला है, क्या लगता है वो आपकी आशाओं पे खरी उतरी है पहले? अभी वो तो बिल्कुल ही नहीं खतरी उतरी। जाते हुए तो मैंने 2020 में छोड़ दिया। तो जिताया तो आपने ही था। जिताया 2020 में छोड़ दिया। मैं तो इनसे मिला था और मैंने जो भी इनको कहा कि आप जो यहाँ फेल हो रही हैं, आप इनको रहने दो, वो उनको मने नहीं, कि उनको एक ही चीज थी जो धन इकट्ठा करना, वो मेरी फितरत के खिलाफ थी, तो मैंने 2020 में छोड़ दिया इनको। तो आपने बहुत बड़ी गलती करी उस समय। नहीं, नैना चौटाला को जिता के? नहीं, मतलब गलती क्या, उस टाइम पर तो और कोई वो था ही नहीं ना, पार्टी ने टिकट दे दी, पार्टी में थे तो पार्टी का काम है कि मदद करना। अब ये थोड़ी कि तुम पार्टी में रह करके भीतरघात करो। तो उसको तो मैं आदमी को वो मानता ही नहीं, कि लोग भी जानते हैं तुम पार्टी में रहकर किसी का भीतरघात करते हो, तो उसे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो नैना चौटाला जिता के अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं फिर आप और आपके वोटर? नहीं, वो ठगा सा महसूस इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया, तो उनकी तो सुनवाई हुई ना, नहीं सुनी तो हमको बाहर जाना पड़ा, हमको बाहर जाना पड़ा। सर क्या लगता है 1 तारीख को लिस्ट जो आएगी कांग्रेस में, उसका नाम नॉमिनेट आपका हो सकता है? देखो उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसमें क्योंकि पहली लिस्ट में तो ज्यादातर तो मेरे का सिटिंग एमएलए को शायद आएगी, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा हाईकमांड नाम कंसिडर करेगी और मेरे को जरूर मौका देगी। बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग अभी देख रहे हैं, सारे हरियाणा के लोग भी आपको देख रहे हैं, लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? बाड़ा के जो लोग आपको देख रहे हैं, कितनी बार जा चुके हो, कुछ हरियाणा के लोगों को कुछ आप कहेंगे? मैं एक ही बात बाड़ा क्षेत्र के लोगों को कहूँगा कि हमेशा वो क्रांतिकारी हैं, हमेशा वो विश्वास रखते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जो ईमानदार हो, ठीक छवि वाला हो, और हमारा प्रतिनिधि आकर के हमारे जो कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे और उनके बारे में जो भी उनकी समस्याएं उनको दूर करे। उसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि मेरे को मौका मिला तो मैं उनकी भावनाओं पर खरा उतरूंगा। सर आप इतना आसान समझते हैं, आपको टिकट मिल भी जाएगी तो जीत इतनी आसान समझते हैं? कि बीजेपी बहुत ही हाई लेवल की, बड़े ग्राउंड जीरो से काम करते हैं, मैं जीत और उनको कहने की इतना आसान समझते हैं। अगर आपको टिकट मिल जाती है तो कितने प्रतिशत श्योर हैं आप आराम से जीत? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं। क्यों श्योर हूं? क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के वोट हैं, वो हैं, दूसरे फौजी मैक्सिमम 20,000 फौजी परिवार हैं, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, पहले भी खड़े, अभी भी खड़े। और दूसरी पार्टी वाले जो पहली जिस पार्टी में रह चुका, वो भी मेरे को ये कह रहे हैं कि टिकट ले आओ। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी जो आज हमने जो लोकसभा के अंदर उनको निकाला और उनको कहा भैया बीजेपी को छोड़ो, कांग्रेस को वोट दो, हमने तो बीजेपी को जो जनों ने, और उन्होंने दिया। जेजेपी का कैंडिडेट था बहादुर सिंह, 1900 पर्ची आई उसकी। तो बीजेपी में आपको डर लगा कि आपकी दाल तो गलने वाली नहीं है,
कांग्रेस में चल पड़ी है और कांग्रेस आपकी दाल गल जाएगी। बीजेपी की भावना के साथ मैं फौज में था, तब भी उनकी भावना से कभी नहीं जुड़ा, बाद में मैं कभी नहीं जुड़ा। तो उसकी भावना, जब आदमी उनको, तो आप भावना से ही नहीं जुड़े हो तो फिर क्या है। मेरे को तो हुड्डा साहब 19 से पहले ही बुलाऊं थे। मैंने बोला तो हुड्डा साहब चुनाव लड़ाते तो मैं आ जाता हूँ। उन्होंने पहले बता दिया था मेरे को 19 में महिंद्रा साहब तीसरी दफा लड़ेंगे, आप बैठे हो जाओ। तो अब महिंद्रा साहब तो लड़ने वाले नहीं है। तो अभी उन्होंने जब 20 में हुड्डा साहब ने बोला आ जाओ भाई, तो हम चले गए। अब उनके साथ ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ। उदय भान जी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने ज्वाइन किया था पूरी कांग्रेस, और राहुल गांधी की जी अंदर आस्था रख करके हम गए। तो सर ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। चलते चलते इतना बता दीजिए, अब विधायक बन जाते हैं, क्या बदलना चाहते हैं? सबसे पहले 3 चीजों पे कौन सी पे फोकस रहेगा बाढ़ के वो लोगों को? सबसे 3 चीज है। सबसे पहली तो बेरोजगारी को, उनकी समस्याओं को हल करना, जितना भी रोजगार, मैक्सिमम रोजगार दे सकते हैं वो करना। दूसरी है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करना। और तीसरा है आपको जो जितनी भी हैं संस्थाएं, जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, फिर आपको जो है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी को ठीक, सप्लाई को ठीक करना, वाटर सप्लाई जो इरिगेशन है उसकी सिंचाई को ठीक करवाना। मतलब पूरे भी जन कल्याणी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उनकी जनता के तक, उनकी सुविधाओं को पहुंचाने का मेरा रहेगा कि मैं उनको ये पहुंचाऊं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत के लिए, आपका कीमती समय लिया। और मना साहब, आपका, आपके दर्शकों का और आपकी G24 का मैं आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और मैं कि आपके दर्शकों को एक ही कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के थ्रू जो भी कोई भी दर्शक जो इसको सुन रहा है, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और मेरी नमस्कार, सबको नमस्कार। थैंक यू सर। तो हमारे साथ कर्नल रघुवीर सिंह छेलर, पूर्व विधायक बारडा विधानसभा क्षेत्र से। 60 कैंडिडेट, 22 विधायक रात को सोते हैं विधायक बनके, और सुबह उठते हैं, फिर भागा दौड़ी, फिर रात को सोते हैं कि विधायक बनके। हम बारडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कुछ जानना चाहेंगे, कितने प्रतिशत चांस हैं कर्नल साहब रघुवीर जी पूर्व विधायक कांग्रेस से टिकट लेके आ सकते हैं? आप लोगों की राय क्या है? अगर वास्तव में टिकट मिल जाती इनको तो आपकी क्या राय है? कितने भारी बहुमत से जीत के कांग्रेस की झोली में टिकट डाल सकते हैं? ये आप पे छोड़ते हैं। फटाफट अपना फोन उठाइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख डालिए कि आप कितने सहमत हैं और कितने नहीं हैं। बेसब्री से आपके कमेंट हमें इंतजार रहेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।